नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत और जापान के मजबूत होते संबंधों और आपसी सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की अनूठी खूबियां और क्षमताएं मिलकर युवाओं और बच्चों के भविष्य को और ज्यादा बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। आपको बता दें, भारत की युवा शक्ति और जापान की तकनीकी क्षमता, अनुशासन और नवाचार का मेल वैश्विक स्तर पर नए अवसर पैदा कर सकता है। यह साझेदारी शिक्षा, टेक्निक, रोजगार और विकास के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलने में मददगार साबित हो सकती है। इस दौरान क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनिए। अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत की संस्कृति है, ये अपना है, ये पराया है। ये हमारी फिलॉसफी बोलती है कि संकुचित सोच के लोग बोलते हैं, करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का ये भाव, ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और दोनों की भावना एक सुंदर समानता है। किसी को पीछे न छोड़ना और सबको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ना है। यानी जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मोदी जी का जो ये लाइन है, ये इसी बात को लेकर के है, जो वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को आगे बढ़ाता है। जापान की अपनी एक स्ट्रेंथ है, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिसीजन, क्वालिटी, टीम वर्क और इनोवेशन। भारत की अपनी स्ट्रेंथ है यंग वर्कफोर्स, युवा शक्ति, हमारी प्रतिभा, हमारी विविधता, हमारी सृजनात्मकता और साथ लेकर के चलने की भावना। मेरा विश्वास है कि जब जापान की स्ट्रेंथ और भारत की स्ट्रेंथ साथ आएगी तो केवल दोनों देशों के बच्चों का भविष्य ही बेहतर नहीं होगा, अभी तो ग्लोबल स्टेज पर नई संभावनाओं के द्वार भी इसके माध्यम से खुलेंगे। आज आप केवल एक स्टूडेंट हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में आप साइंटिस्ट होंगे, टेक्नोक्रेट होंगे, आर्टिस्ट होंगे। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट समिट 2026, वंदे मातरम विवाद और मेरठ एसएसपी के तबादले को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। तो यह आपको बता दें, जापान के साथ निवेश और औद्योगिक सहयोग को राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। तो वही वंदे मातरम विवाद पर उन्होंने राष्ट्रीय भावना और देश के सम्मान को प्राथमिकता देने की बात कही है। वहीं मेरठ एसएसपी के तबादले को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के तबादले सरकार की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस प्रकार से मतलब वो दुनिया के अंदर देश के बारे में एक अच्छी धारणा बनी है और देश में उत्तर प्रदेश को लेकर के धारणा बनी है, इसलिए बड़े पैमाने पर निवेश इतना आकर्षित हो रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर के। और हमारे प्रदेश की जो नीतियां हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। एक अच्छा वातावरण है, रोड का, रेल का, हवाई नेटवर्क इतना मजबूत है, जिसके कारण से बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है और आगे आएगा, जिसके आधार पर रोजगार का सृजन। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से पहले वंदे मातरम के
दो ही छंद गाने का जो निर्णय लिया था उसके कारण से पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण हो गया और कांग्रेस ने देश के विभाजन की फिर से नींव डालने का एक अक्षम्य अपराध किया है। देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। ये सरकार के द्वारा संसद के माध्यम से बने हुए कानून की अवहेलना करना, जो देश की राष्ट्रीय पार्टी है, अपने को सबसे पुरानी पार्टी कहती है, उसके द्वारा इसका अवहेलना करना यह देशद्रोह भी है और इस प्रकार का कृत्य केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। वही नजर तक अगली खबर की बता दें आपको, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वंदे मातरम के गायन को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि पूरा गीत गाया ना जाए, शुरुआती 2 छंद गाए जाए या नहीं गाया जाए, इसे लेकर के राजनीति करना ठीक नहीं है। तो आपको बता दें, मायावती ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि सत्ता परिवर्तन के दौरान राजनीतिक दल अपने स्वार्थ और जनता का ध्यान मजबूत मुद्दों से हटाने के लिए कानूनों में बदलाव करती रहती है। उन्होंने केंद्र और सरकार राज्यों से बेरोजगार युवाओं, छात्रों, जेनजी और स्कूली बच्चों के मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही है, उन पर अपील की है। साथ ही आपको बता दें, देश के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ से भी हो रही जानमाल की क्षति को लेकर के भी सरकारों और राजनीतिक दलों से गंभीरता से काम करने की इस दौरान मायावती ने मांग की है। वही नजर तक अगली खबर की बता दी आपको, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। राम मंदिर के ड्रेस कोड को लेकर कहा कि यह अच्छा कदम है, इससे मंदिर कर्मियों की अलग पहचान होगी। तो यहाँ को बता दें, चंपत राय के आरोपों को लेकर मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मामले में एसआईटी की जांच चल रही है और जो दोषी थे वो जेल जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि एसआईटी अपने स्तर पर जांच जारी रखे हुए हैं। तो वहीं इसी पर देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। राम मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है और जो कर्मचारी हैं उनकी खास निगरानी रखी जाएगी। इसी कड़ी में बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। सर, राम मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो गया है, जो कर्मचारी उनकी खास निगरानी रखी जाएगी, उस पर आप किस तरह देखते हैं? एक बड़ा ही सार्थक कदम है और निश्चित ही इससे जो व्यक्ति उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो मंदिर के कर्मचारियों की अलग से पहचान होगी। और किसी भी संस्था में, किसी भी ऐसे आपने स्कूल कॉलेज से अपना जीवन शुरू किया है, स्कूल में भी ड्रेस कोड होता है। कल्पना करिए कि स्कूल में कोई ड्रेस कोड ना हो तो बच्चों को एक दूसरे में वर्गीकृत करना बड़ा कठिन है। तो ये कंपनियों में भी, जॉब में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो एक बड़ा सार्थक और बहुत ही सराहनीय कदम है और हम उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। नृपेंद्र मिश्रा पर चंपत राय ने ये सवाल खड़े किए हैं। एक चिट्ठी वायरल हुई है कि ये मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते थे, जो भी चंदा चोरी और जो भी तमाम सारे आरोप जो लगे थे चंपत राय पे और निर्मल मिश्र जो भी, तो उसको लेकर के आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये ऐसा विषय है कि इस पे चूँकि जो गड़बड़ियाँ हुई उसकी एसआईटी जांच कर रही है और ये आरोप प्रत्यारोप हम लोग का विषय नहीं है। विषय है कि कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच होगी। सरकार अपना काम कर रही है और बड़ी पारदर्शिता के साथ, बड़ी नेक नियति के साथ समाज के सामने आईने की तरह उस जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। और सब लोग जो मुलजिम थे, आप देख रहे हैं जेलों में हैं। तो एक इतने पावन पवित्र मंदिर में किसी को भी ऐसे किसी भी तरह के गड़बड़ी करने का, गलत करने का अधिकार नहीं है। सर, आज डेलीगेशन जापान का यूपी में आया है और यहाँ पर आकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, चूँकि जापान के कई सीईओ से मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की थी। इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सूबा माना जाता है। 25 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश अब औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा है। जापान भारत का एक बड़ा ही सहयोगी राष्ट्र रहा। शुरू से आज तक जापान के, आपने बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट में देखा है कि जापान ने ज़ीरो फाइनेंस पे पैसे दिए हैं भारत को। तो एक सार्थक मित्र, एक सच्चा मित्र ही ऐसा कर सकता है, वरना दुनिया में पैसे लोग ब्याज पे देते हैं। तो जापान भारत का एक बड़ा कहते हैं श्रेष्ठतम मित्र है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है, उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई
गति देने के लिए, उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए आगे प्रगति पथ पर ले जाने का जो उनका प्रयास है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद दुनिया के बहुत बाहर के देशों में भी आकर्षण बढ़ा है। क्योंकि सरकार जब सिंगल विंडो ऑपरेशन कर रही है, सुविधाएं इतनी दे रही है कि अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो चाहे ज़मीन की उपलब्धता हो, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे जितने भी तरह की बाधाएं जिनसे कल वो भागते थे, वातावरण भी उत्तर प्रदेश का अच्छा नहीं था। यहाँ के लोकल जो हमारे उद्योगपति हुआ करते थे वो प्रदेश छोड़ के चले गए थे, अपहरण, रंगदारी, वसूली, गुंडागर्दी, माफियागिरी, तो ये सब तब एक समानांतर सरकारें चला करती थी इनकी, तब किसी उद्योगपति की हैसियत नहीं कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगा ले। लेकिन अब इस बदले हुए परिवेश में उत्तर प्रदेश आज उद्योगपतियों के लिए और उद्योग के लिए, जिस उत्तर प्रदेश की पहचान कभी बम बारूद के लिए होती थी, आज वही उत्तर प्रदेश मिसाइल जैसी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जाना जाता है। दो डिफेंस कॉरिडोर है, बुंदेलखंड और लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है, साख बढ़ी है, और निश्चित ही देश में ग्रोथ को इंजन बनाने का जो संकल्प उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उत्तर प्रदेश उसी तरह प्रगति कर रहा है। बात करने के लिए ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण में कथित गड़बड़ियों को लेकर के सपा कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग के जरिए सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। सरकार पर निशाना साधते हुए सड़क निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सड़क घोटालों का सच, और सवाल उठाया गया है कि सड़क बनी या सिर्फ बना बिल। तो इसी पर देखिए हमारे संवाददाता अजहर खान की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज और सड़क निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेरती नजर आती है। वहीं इसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है और सरकार पर निशाना साधने का काम किया गया। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप ये होर्डिंग देख सकते हैं। इसमें अखिलेश यादव की फोटो है, हाथ में संविधान की किताब है, और इसमें ऊपर साफ तौर से लिखा है उत्तर प्रदेश में सड़क घोटाला का सच, सड़क बनी या सिर्फ बिल बना, करोड़ों की योजनाएं, घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार का खेल। 5 बिंदु हैं और यहाँ पर कहाँ पर क्या अनियमितता हुई, क्या कार्रवाई हुई, इस तमाम चीज़ों का विवरण जो है वो भी लिखा हुआ है। पहली अगर बात की जाए तो बस्ती की बात है। यहाँ पर लगभग 200 करोड़ को कागज़ों पर पूरा दिखाने और फंड डाइवर्जन की बात कही गई है। और इसमें कार्रवाई की अगर बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है जांच में अधिकारियों पर आरोप तय हुआ था। देवरिया की बात की जाए, रोड सेफ्टी स्पीड ब्रेकर के लिए मिले फंड को दूसरे मद में खर्च किया गया। 10 करोड़ रुपए लगभग रकम जो है वो बताई जा रही है और विभागीय जाँच में कार्रवाई की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। बस्ती और देवरिया कुल कथित PW अनियमितता की बात की गई है और लगभग 50 करोड़ रुपए की जो रकम है वो यहाँ पर दर्शाई गई है और जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी गई। इसके अलावा प्रयागराज, देवरिया 20 करोड़, 6.8 करोड़, और कार्रवाई की बात की जाए तो 70 लाख की रिकवरी की बात कही गई है प्रयागराज में। देवरिया में जेई निलंबित, AE एक्सीएन पर कार्रवाई की सिफारिश, ये तमाम बातें जो हैं वो कही गई हैं। हल्लू राम सुंदर यादव के तरफ से ये होर्डिंग जो है वो लगाई गई है और इसमें नीचे लिखा है सबसे बड़ा सवाल, करोड़ों रुपए की योजनाएं कागजों में पूरी लेकिन ज़मीन पर टूटी फूटी सड़कें क्यों, जनता का पैसा किसकी जेब में, सरकार जवाब दे। इस तरीके की बात जो है वो इस होर्डिंग के माध्यम से कही गई है। लगातार एक्सप्रेसवेज की बात की जाए, सड़क निर्माण की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के द्वारा सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा विधायक जया देवी के मंदिर में कथित जातिगत भेदभाव के आरोप को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को जगह तो मिल सकती है लेकिन सम्मान नहीं। तो ये आपको बता दें अखिलेश यादव का यह बयान लखनऊ के काकोरी स्थित एक मंदिर में पूजा के दौरान भाजपा विधायक जया देवी द्वारा कथित जातिगत भेदभाव का आरोप लगाए जाने के बाद आया है। उन्होंने इस घटना को सामाजिक बराबरी और सम्मान के मुद्दों से जोड़ते हुए भाजपा की सामाजिक नीति पर सवाल उठाए हैं। वहीं इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत प्रतिनिधित्व और मंदिरों के सम्मान व्यवहार को लेकर बहस जो है काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। तो इसी पर देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी की विधायक जया देवी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी भी हैं, उन्होंने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है काकोरी स्थित एक मंदिर में जीर्णोद्धार कार्यक्रम में वो पहुंची और उन्हें पूजा में नहीं बैठने दिया गया। और ये भी उन्होंने कहा है कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने शासन से 1.5 करोड़ रुपए जो है वो भी दिलाए थे। जब शिलान्यास कार्यक्रम के लिए वो वहाँ पर पहुंची तो उन्हें पूजा में नहीं बैठने दिया गया। अब इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कई तरीके की बातें कही हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा में पीडीए स्थान तो पा सकता है लेकिन सम्मान नहीं। अगर संपूर्ण पीडीए समाज के लोग अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ का त्याग करके एकजुट हो जाए तो पीडीए सरकार सदैव के लिए आ जाए। फिर किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति पीड़ित, दुखी, अपमानित नहीं होगा, क्योंकि पीडीए का मूल भावनात्मक सिद्धांत ही है प्रेम, दया, अपनापन। इस तरीके की बात जो है वो अखिलेश यादव ने की है और जिस तरीके का आरोप जया देवी की तरफ से लगाया गया था उस पे विपक्ष के द्वारा भी राजनीति की जा रही है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, चंदौली पुलिस ने इनामी और लंबे समय से फरार अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, मुगल सराय पुलिस ने 11 साल से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर दिलीप कुमार कुशवाहा को बिहार के दानापुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ अपहरण समेत कुल 9 मुकदमे दर्ज है। तो ये आपको बता दें, पुलिस ने गोबंद के मामले में फरार 25,000 रुपए के इनामी आरोपी मनीष यादव को भी दबोचा है। थाना मुगलसराय व जनपद चंदौली की सर्विलांस पुलिस टीम के द्वारा अपहरण कर फिरौती मांगने जैसे गंभीर अपराध में विगत 11 वर्षों से वांछित तथा 50,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त दिलीप कुमार कुशवाहा निवासी ग्राम बनखड़ा, थाना राजापाकर, जनपद वैशाली, बिहार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध वर्ष 2015 में थाना मुगलसराय पर अपहरण कर फिरौती मांगने का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें इसके 4 साथी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे, परंतु अभियुक्त दिलीप कुशवाहा अपनी गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से फरार हो गया था। इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में मफरूरी में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था तथा इसके गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। अभियुक्त एक छात्र किस्म का अपराधी है। इसका प्रमुख अपराध प्रवृत्ति अपहरण कर फिरौती मांगने की रही है। वह यह वर्ष 2005 से 2015 तक बिहार और झारखंड में विभिन्न जिलों में अपहरण कर फिरौती जैसे अपराध में सक्रिय रहा, जिसके विरुद्ध लगभग आधा दर्जन से अधिक मुकदमे बिहार और झारखंड में पंजीकृत हैं। यह थाना राजापाकर का हिस्ट्री शीटर भी है। सर्विलांस द्वारा प्राप्त लोकेशन तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त को दानापुर बिहार से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, अलीगढ़ में एएमयू की जमीन पर नगर निगम द्वारा कथित कब्जे को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मामले में एएमयू के कुलपति ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय अपनी जमीन के अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ेगा। वहीं आपको बता दें, विश्वविद्यालय प्रशासन के समर्थन में छात्र भी सामने आए हैं। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा बीते दिन एक कार्रवाई की जाती है जिसमें नगर निगम जो है भरपाई लूटता है। नगर निगम का कहना होता है कि नगर निगम ने बरसों पुरानी सरकारी जमीन पर अपना कब्जा ले लिया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इधर नगर आयुक्त के द्वारा साफ तौर से कहा गया कि जो सरकारी संपत्ति थी, जो उजड़ थी, उस पर नगर निगम ने अपना कब्जा ले लिया है। इस खबर के प्रकाशित होने के कुछ ही घंटों के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर नईमा खातून, प्रोक्टर नवेद खान के द्वारा मौके पर पहुंचकर मुआयना किया गया, जिसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर के द्वारा साफ तौर पर नगर निगम पर आरोप लगाया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो जगह थी, जो जमीन थी, उस पर नगर निगम के द्वारा जबरन अवैध तरीके से कब्जा कर उस जमीन को अपना बता दिया गया। इतना ही नहीं, वाइस चांसलर का साफ तौर पर आरोप था कि नगर निगम की ओर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक भी आज तक कोई भी
नोटिस नहीं दिया गया कि यह संपत्ति उनकी है। लगातार इस संपत्ति पर पहले भी विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इसका निवारण कराया गया था। इधर नईमा खातून जो वाइस चांसलर है, साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया कि नगर निगम ने जिस तरीके से इस संपत्ति पर अवैध तरीके से जबरन कब्जा करने की कार्रवाई की है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन चुप नहीं बैठेगा और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। उसी के चलते आज यानी कि शुक्रवार की नमाज के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र भी अब एमयू प्रशासन के साथ खड़े हो गए हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो जमीन है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की है और ये जमीन 1940 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की है। अगर प्रशासन को जरूरत होगी तो एमयू का तमाम छात्र एमयू के प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगा, लेकिन ये जमीन उनकी है और उन्हीं की रहेगी। साफ तौर पर एमयू के छात्रों का कहना है कि जो जमीन केंद्र सरकार से उनको एमयू को दी गई है उसमें स्टेट सरकार हस्तक्षेप कैसे कर सकती है। इसके बाद साफ तौर पर कहा कि एमयू प्रशासन को अगर जरूरत पड़ी और एमयू छात्रों की जरूरत पड़ी तो छात्र भी एमयू प्रशासन के साथ सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेगा और जो उनकी जमीन जिसको नगर निगम अपनी बता रहा उस जमीन को लेकर ही वो दम मारेगा। उसी के चलते आज जुमे की नमाज अदा करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र डक पॉइंट पर जमा होते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं और कहा जाता है कि इस लड़ाई में एमयू का छात्र भी एमयू प्रशासन वाइस चांसलर प्रोक्टर के साथ खड़ा है और हर मुमकिन लड़ाई लड़ेगा। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।